हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 51 में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 4 नदियों के बारे में बता दिया था। आज हम चर्चा करेंगे क्या बोलते हैं आपकी गोदावरी नदी और फिर कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ठीक है, तो देखते हैं। हेडिंग बना लीजिए गोदावरी नदी। ठीक, क्या बनाना है? गोदावरी नदी। हेडिंग बना लीजिए गोदावरी नदी। ओके, देखिए यह नदी पहले समझना है, लिखना नहीं। यह नदी आपको मैंने पूर्वी घाट पर्वतमाला और पश्चिमी घाट पर्वतमाला बता दिया है, पढ़ा दिया है। और उसके बाद जितने भी पठार हैं, चाहे वो बस्तर का पठार हो, चाहे वो मालवा का पठार हो, चाहे वो बुंदेलखंड का पठार हो, सारे एक एक करके मैंने पढ़ा दिया है। जिसने भी नहीं पढ़ा है वो जाके पिछले वीडियो में देख ले। ठीक है, फिर उसके बाद इसको इस वीडियो को देखे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम गोदावरी नदी के बारे में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद कृष्णा नदी, फिर उसके बाद कावेरी नदी। तो पहली रीडिंग होगी आपकी गोदावरी नदी। ठीक, आप समझिए, लिखना नहीं अभी। देखिए पश्चिमी घाट पर्वतमाला और ये पूर्वी घाट पर्वतमाला सॉरी। तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो है वो निरंतर है, कहीं पर बीच में टूटी फूटी नहीं है। परंतु पूर्वी घाट पर्वतमाला बीच में टूटी फूटी है, यह टुकड़ों में पाई जाती है। ठीक, तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में से एक स्थान है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर चोटी है, एक है त्रियंबक स्थान। तो यह जो नदी है गोदावरी नदी, यह त्रियंबक नामक स्थान से निकलती है। यह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, फिर इसके बाद ये तेलंगाना बीच में पड़ता है, ये तेलंगाना यहाँ ऐसे पड़ता है, फिर इसके बाद ये क्या बोलते हैं आपका आंध्र प्रदेश। यह नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। ठीक, इतना समझ लिया। अब लिखेंगे, लिखिए प्रायद्वीप। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। फिर उसके बाद इसको बूढ़ी गंगा या बृहद गंगा भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आप ये भी समझ लीजिए कि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। किसकी लंबाई? गोदावरी नदी की। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा गोदावरी नदी। और फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा गोदावरी नदी। फिर इसके बाद जैसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? भारत की सबसे लंबी नदी होगी आपकी गंगा नदी। गंगा नदी कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, 2525 किलोमीटर लंबाई है। और फिर इसके दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की गोदावरी नदी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। सबसे लंबी नदी भारत की तो गंगा नदी, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी। ठीक, इतना समझ लिया। अब लिखेंगे, देखिए लिखिए प्रायद्वीपी भारत की यह सबसे लंबी नदी है। किस नदी की बात कर रहा हूँ मैं? गंगा नदी की। तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इस नदी को बूढ़ी गंगा, अभी मैंने बताया जस्ट, बूढ़ी गंगा, वृहत गंगा, क्या आपको लिखना है। इस नदी को बूढ़ी गंगा, वृहद गंगा या दक्षिण की गंगा की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक, फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसकी लंबाई मैंने भी बताया, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पहाड़ी पर स्थित नासिक के त्रियंबक नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से? नासिक के त्रियंबक नामक स्थान से निकलती है। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो नासिक के त्रियंबक नामक स्थान से निकलती है। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस स्थान से निकलती है या फिर किस राज्य से निकलती है, तो महाराष्ट्र से। किस स्थान से निकलती है, तो त्रियंबक नामक स्थान से निकलती है। कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, तो 3 राज्यों में। ठीक, तो लिख लिया त्रियंबक नामक स्थान से निकलती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए
नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना है यह नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। नंबर 1 पे लिखिए महाराष्ट्र, फिर नंबर 2 पे लिखिए तेलंगाना, फिर नंबर 3 पे लिखिए आंध्र प्रदेश। ठीक, तो क्या लिखा आपने? आपने लिखा यह नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कितने राज्यों में? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। फिर इसका लिखिए 3 राज्यों में प्रवाहित होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में यहाँ गिर जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए लिखिए आंध्र प्रदेश में यह नदी पहुंचकर 2 धाराओं में बट जाती है। उत्तर की धारा को दो धाराओं में बटेगी। जैसे कोई चीज़ है, मान लिया यह एक धारा है, ठीक, यह एक धारा है, यह आगे चलकर 2 धाराओं में बटी, एक ऊपर को जा रही, एक ये नीचे को जा रही। तो ये उत्तर वाली होगी, ये दक्षिण वाली होगी, ये उत्तर वाली और ये दक्षिण वाली। ठीक, तो उत्तर वाली धारा का क्या नाम है? गौतमी गोदावरी। गौतमी गोदावरी। और दक्षिण की धारा का क्या नाम है? विशिष्ट गोदावरी या वशिष्ठ गोदावरी। विशिष्ट गोदावरी या वशिष्ठ गोदावरी। वशिष्ठ गोदावरी। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी 2 धाराओं में बट जाती है, तो उत्तर की धारा का नाम बताइए। तो उत्तर की धारा का आपका क्या नाम होगा? गौतमी गोदावरी। और दक्षिण की धारा का विशिष्ट या वशिष्ठ गोदावरी। ठीक है, तो यह हो गया जब ये आंध्र प्रदेश में 2 धाराओं में बढ़ती है। इसके आगे लिखिए ये दोनों धाराएं आगे चलकर पुनः 2 धाराओं में बढ़ जाती हैं। ये इसमें बनाना संभव नहीं है, बनाएंगे तो बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए मैं जितना बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो जो क्या बोलते हैं, गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में 2 धाराओं में बढ़ती है, एक गौतमी गोदावरी और एक दक्षिण की धारा वशिष्ठ गोदावरी। और ये धारा पुनः 2 धाराओं में बढ़ जाती हैं। ठीक, मान लेते हैं पुनः 2 धाराओं में बढ़ जाती हैं। ठीक, तो जब पुनः 2 धाराओं में बढ़ती हैं तो ये कई धाराओं के रूप में दिखाई देती हैं। ये कई धाराएं जाकर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो लिखिए ये दोनों धाराएं आगे चलकर पुनः 2 धाराओं में बट जाती हैं और फिर सभी धाराएं मिलकर डेल्टा का निर्माण करती हैं। फिर इसका नेक्स्ट मान लिखिए यह नदी राजमहेंद्रवरम या राजमुद्री लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है गोदावरी नदी राजमहेंद्रवरम या राजमुद्री कहाँ पर स्थान है? ये है आपका आंध्र प्रदेश। तो यह नदी या गोदावरी नदी राजमहेंद्रवरम या ब्रैकेट में लिख लीजिए राजमुद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोदावरी नदी किस स्थान के पास अपना डेल्टा बनाती है, तो आपका आंसर होगा, आपके 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से ये 2 में से कोई एक ऑप्शन होगा, या फिर ब्रैकेट में ये भी ऑप्शन होगा और ये दिया होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? राजमहेंद्रवरम या राजमुद्री। ठीक, तो आपको अच्छे से समझना है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, समझना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, तो मान लीजिए यहाँ पर राजमहेंद्रवरम है, तो आप यहाँ पर राजमहेंद्रवरम लिख लीजिए, राजमहेंद्रवरम। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जब भूगोल की कक्षा ले रहे हों, तो आप एटलस एक बुक आती है जिसमें सभी मैप दिए होते हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश का, क्या वो मध्य प्रदेश का, सारे जितने राज्य हैं 2800 राज्यों का मैप दिया होता है। और उसके बाद एक एक करके एक तरफ राजनीतिक मैप दिया होता है, एक तरफ आपका भौतिक मैप दिया होता है। ठीक है, तो एक तरफ पॉलिटिकल, एक तरफ क्या बोलते हैं फिजिकल, तो दोनों चीज़ दी होती है। तो एक तरफ जैसे मान लिया जाए कि एक तरफ कोई पहाड़ दिया है, तो दूसरी तरफ उसका राजनीतिक चीज़ों पर चर्चा की गई होगी। एक पेज पर भौतिक चीज़ और एक पेज पर क्या बोलते हैं राजनीतिक चीज़।
तो इससे आप जब भौतिक चीज़ें देखेंगे, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर बनाया हूँ, वो सेम आपको उस बुक पे दिखाई देगा। ठीक है, तो जब सेम देखेंगे और ज़्यादा उसमें देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले भूगोल की कक्षा लेने से पहले आप एक 250 रुपये की बुक आती है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस, तो ये परचेज कर लीजिए, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए भूगोल। ठीक है, तो चलिए फिर थोड़ी देखते हैं। तो हमने आपको बताया कि यह नदी, गोदावरी नदी जो है, राजमहेंद्रवरम या राजमुद्री के पास अपना मुहाना बनाती है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। किसी भी नदी की कुछ सहायक नदियाँ होती हैं, तो सहायक नदियों के नाम अब आप लिखेंगे। लिखिए पॉइंट लिखिए, इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए, दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों के नाम। क्या लिखेंगे? दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों के नाम। देखिए ये आपकी गोदावरी नदी है, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वतमाला यहाँ से, और ये पूर्वी घाट पर्वतमाला। ठीक, तो ये यहाँ पर है महाराष्ट्र में, नासिक के पास त्र्यंबक नामक स्थान। त्र्यंबक नामक स्थान से यह नदी निकलती है। फिर उसके बाद यह महाराष्ट्र को पार करते हुए तेलंगाना, यहाँ पर तेलंगाना बसा हुआ है। ठीक है, तेलंगाना बसा हुआ, तो तेलंगाना में प्रवेश करती है। फिर उसका तेलंगाना से निकलकर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए, इसका किसी भी नदी की प्रवाह की दिशा से उसका दायां और बायां तक पता लगाया जा सकता है। जैसे मान लें कोई नदी पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही, कोई नदी पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही, तो इसका दायां तट क्या होगा? प्रवाह की दिशा से इसका दायां और बायां तट पता लगाया जाएगा। तो इसका बायां तट ऊपर वाला होगा। क्या होगा? बायां तट। ऐसे बह रही है, ऐसे, तो जब ऐसे बहेगी तो इसका बायां तट ऊपर वाला और दायां तट नीचे वाला, ये होगा दायां तट। ठीक है, तो ये होगा दायां तट। तो इसी के आधार पर ये नदी पूर्व की ओर बहती, तो ऊपर की जितनी भी नदियाँ होंगी वो बाएं तट की होगी, और नीचे से जितनी भी नदियाँ होंगी वो दाएं तट की होंगी। तो आपको लिखना है दाएं तट से आकर मिलने वाली गोदावरी की सहायक नदियाँ। लिखिए, नाम लिखिए। देखिए, इन सहायक नदियों को सिर्फ नाम पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता कि ये कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाकर मिलती हैं। ठीक, सिर्फ इनके नाम पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ जितना पूछा जाता है उतना ही पढ़ना है। ठीक, तो लिखिए, दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों के नाम में से पहली नदी है दारना। क्या है? दारना, ये मैंने लिखा हुआ है, दारना। फिर उसके बाद प्रवरा, फिर उसके बाद मंजीरा, फिर उसके बाद मनयार। क्या? मनयार। ये आपको सिर्फ 4 नदियाँ याद रखनी है। किसकी? ये सारी नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं जो दाएं तट पर आकर मिलती हैं गोदावरी पे। फिर अब इसके बाद लिख लिए बाएं तट पर आकर मिलने वाली गोदावरी की सहायक नदियाँ, जिनमें से आपकी पहली नदी होगी पूर्णा नदी, दूसरी नदी होगी प्राणहिता। प्राणहिता, ये प्राणहिता जो है ये इम्पॉर्टेंट नदी है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा भी हम करेंगे। फिर इसके बाद इंद्रावती, तो इंद्रावती भी थोड़ी इंपॉर्टेंट नदी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद लिखिए सबरी। सबरी, तो 4 नदियाँ ऊपर से, 4 नदियाँ नीचे से, तो ये हो गई सहायक नदियाँ। ठीक, अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्राणहिता। इसकी प्राणहिता गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आप बिल्कुल आसानी से, अगर आपने मेरी कक्षा देखी है, आपने मेरी कक्षा ली है, तो आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि प्राणहिता गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक, फिर उसके बाद लिखिए जो प्राणहिता 3 नदियों के मिलन से बनती है, जो 3 नदियों के मिलन से बनती है। नंबर 1 पे लिखिए पेनगंगा, नंबर 2 पे लिखिए वर्धा, नंबर 3 पे लिखिए वेनगंगा। पेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा और फिर वेनगंगा। ठीक, देखिए इसको मैंने मैप में बनाया हुआ है। ठीक, ये नदी आपकी है प्राणहिता। ठीक, ये लिखा हुआ भी है मैंने प्राणहिता।
फिर उसके बाद प्राणहिता में 3 नदियाँ आकर मिलती हैं। इधर से आती, सबसे पूर्वी ओर से आती है वेनगंगा, फिर बीच में वर्धा नदी है और फिर इसके बाद पश्चिम दिशा में पेनगंगा है। ठीक, ये तीनों नदियाँ जब मिलती हैं तब प्राणगंगा का निर्माण होता है। जब यह नदी प्राणगंगा कहलाती, तो यह नदी आकर आपकी गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक, तो ये हो गई प्राणगंगा। प्राणगंगा 3 नदियों से मिलकर बनी है, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। ठीक, ये हो गया प्राणगंगा के बारे में। अब लिख लीजिए इंद्रावती, हेडिंग बना लीजिए इंद्रावती। देखिए इंद्रावती को लिखने से पहले आप ये देखिए, ये मैंने इंद्रावती नदी बनाई है। ये यहाँ पर स्थान नहीं है, मैं यहाँ पर केवल समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर है बस्तर का पठार। क्या है? बस्तर का पठार। उड़ीसा में बस्तर का पठार है। आपने यदि मेरा इसके पिछले वीडियो में मैंने जब पठारों के बारे में चर्चा कर रहा था तब मैंने बताया होगा कि उड़ीसा में बस्तर का पठार है। तो बस्तर का पठार है, बस्तर के पठार के पास से निकलती है इंद्रावती नदी। अब अभी लिखना नहीं है, अभी बताऊंगा मैं जब लिखना है। इंद्रावती नदी निकलती है, फिर यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। देखिए पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, फिर ये यहाँ से आते हुए गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो लिखिए, आप लिखिए इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलती है और यह बस्तर के पठार से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए तेलंगाना में गोदावरी नदी से मिल जाती है। ठीक, ये पश्चिम उड़ीसा से निकलती है और बस्तर के पठार से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए तेलंगाना में गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो ये हो गई आपकी गोदावरी नदी। अब हेडिंग बना लीजिए कृष्णा नदी। ये आपका गोदावरी नदी खत्म, अब हेडिंग बनाएंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। ठीक, इसके बारे में लिखिए, इसके बारे में लिखिए।